महोदय, राजस्थान की विधानसभा आज राजस्थान कारागार विधेयक 2023 पर चर्चा कर रही है। मैं चर्चा में भाग ले रहे सत्ता पक्ष के लोगों की बात सुन रहा था। एक के बाद एक मंत्री महोदय को बधाई दे रहे थे, जेलों की व्यापक सुधार की बात कर रहे थे और इस बिल को लाकर बहुत बड़ा पुण्य का काम किया, इस प्रकार की बात कह रहे थे। सभापति महोदय, ये बिल क्यों आया, किस हालात में आया? क्या सरकार अपनी मर्जी से बिल लेकर आई या सरकार माननीय उच्च न्यायालय की वो रिट पिटीशन DB सिविल रिट 2808/2012 जिसमें इस सरकार को निर्देश दिए थे, इस 47 बिंदुओं के साथ इनको निर्देश दिए थे कि आप इस 129 वर्ष पुराने जेल मैनुअल जो 1894 में बना था उसको बदलें, 63 वर्ष पुराना राजस्थान प्रिजन एक्ट को बदलें, और आपने नहीं बदला। आपने नहीं बदला तो आपको 20 दिसंबर 2022 को माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने कहा कि DG साहब आप भी पधारो और मुख्य सचिव जी आप भी आओ, आप कोर्ट के आदेश को मानते क्यों नहीं? और उसके बाद सभापति जी 28 फरवरी 2023 को जब उच्च न्यायालय की खंडपीठ में इनको कहा कि अब 10 दिन के अंदर अंदर नया प्रिजन एक्ट उसको बनाकर आप कबीना में रखेंगे और विधानसभा के पहले सत्र में रखेंगे। ये पहले सत्र में नहीं रख पाए, आप इसको लेकर नहीं आते। और सभापति जी, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूं, ये जो मैंने पूरा इसको पढ़ा, ये राजस्थान कारागार विधेयक 2023 ये नखहीन है, ये दंतहीन है। मैं आगे पर चर्चा करूंगा। आपने इसमें बहुत बड़े व्यापक सुधारों की बात कही, मैं इसके सेक्शन के आधार पर वो सारी बातें आपके सामने रखूंगा। पर सभापति महोदय, आप जानते हैं जब 129 वर्ष पुराने अंग्रेजों के टाइम में बने हुए किसी जेल मैनुअल को तब्दील करने का प्रस्ताव लेकर आते हैं, 1960 में बने राजस्थान प्रिजन एक्ट को रिपील करने का प्रस्ताव लेकर आते हैं, व्यापक सुधार की बात कहते हैं, ह्यूमन राइट कमीशन की बात कहते हैं, जेल कारागार नहीं सुधार गृह की बात कहते हैं, तो आपको कुछ आधारभूत संरचनाएं बनानी पड़ेगी, वर्तमान जेलों में परिवर्तन करना पड़ेगा। सभापति महोदय, मंत्री जी मुझे आप बात करें तो बता दें, इस पूरे एक्ट के साथ वो वित्तीय ज्ञापन कहाँ है? क्या 1 रुपए का प्रावधान भी आप जिस बिल को लेकर आ रहे हैं, जिस बिल के अंदर खुली जेल से लेकर जेल के पूरे वातावरण को तब्दील करने की बात लिखी है, उसको कैसे पूरा करोगे? इसलिए दंतहीन नखहीन है। सभापति महोदय, इसके उद्देश्य और कारणों में मैंने पढ़ा, वही बात लिखी, ब्रिटिश काल से भी कारागार प्रबंधन आपराधिक न्याय प्रणाली का हिस्सा था, राजाओं राजतंत्र में भी था, और ये 1894 का हमारा अधिनियम है। उसके बाद संविधान आया, संविधान ने फंडामेंटल राइट दिए, स्टेट्स को डायरेक्टिव प्रिंसिपल के आधार पर शासन करने की बात कही, और आज की तारीख में जो 1894 के प्रोविजन है उनका कोई उस रिलेवेंसी नहीं रही, और निश्चित तौर पर राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की जेलें नहीं, हिंदुस्तान की जेलों के बारे में मानव अधिकार और अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों ने कई प्रकार की टिप्पणियां की। और अब आप विधेयक में लिख रहे हैं, प्रस्तावित विधेयक के माध्यम से बंदियों के मूलभूत मानव अधिकार, कौशल विकास कार्यक्रम, व्यवसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, सरकार कारागार के बेहतर प्रबंधन, इसमें कला सलाहकार बोर्ड भी बनाएंगे। इन सारी बातों को आपने कहा। मैं समझता हूं मंत्री महोदय, कानून बनाना, मैं खुद राजस्थान का विधि मंत्री भी रह चुका हूं। कानून बनेगा, गजट में जाएगा, गजट में जाने के बाद प्रकाशन होगा, रूल्स बनेंगे। मुझसे पहले जो बोल रहे थे हमारे प्रतिपक्ष के कुछ मान्य सदस्य, एक बात तो शाश्वत सत्य है, राजस्थान की फितरत भी है
और लोकतंत्र का तकाजा भी है। हर 5 साल में एक निश्चित समय के अंदर चुनाव की घोषणा होती है। चुनाव की घोषणा से पहले आदर्श आचार संहिता भी आती है। आपको अगर ये प्रोग्रेसिव लॉ लेकर आना था और आप कहते हो हम लेकर आए हैं, एक पर्ची दे के बार बार किसी सदस्य को कहते हो मेरा कसीदा पढ़ो, मैंने बहुत क्रांतिकारी काम कर दिया, और हमारे मुख्यमंत्री जी, उनकी तो बात मैं क्या कहूं, मुख्यमंत्री जी का नाम लो, अशोक पुराण पढ़ो, तो फिर आप पहले क्यों नहीं लेकर आए? किसने आपके हाथ बांधे थे? कुछ यक्ष पर्सन है सभापति महोदय इस सदन में, वो सवाल भी वो यक्ष पर्सन है, जवाब भी वो यक्ष पर्सन है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय, आपको मालूम है इस देश के अंदर जेलों में व्यापक सुधार के लिए सभापति महोदय जस्टिस अमिताभ राय की एक कमेटी बनी थी, जिसका जिक्र राजसमंद से आने वाली मान्य सदस्य ने भी किया। और उसने 2016 के अंदर जो जस्टिस अमिताभ राय कमेटी बनी थी, उसने जेलों में, देश के जेलों में व्यापक सुधार के लिए, आमूलचूल सुधार के लिए एक ड्राफ्ट बनाया और ये कहा कि ये 1894 के जेल मैनुअल को बदलो। वो ड्राफ्ट सारे राज्य सरकारों को भेजा। 2016 में ये ड्राफ्ट राज्य सरकारों के पास आया। अधिकांश राज्य सरकारों ने अपने तत्समय प्रिजन एक्ट को बदला, 2020 तक बदला, पर हमने नहीं बदला। और हमने जब नहीं बदला तो एक डीबी सिविल रिट पिटीशन 2808/2012, इसके अंदर सभापति महोदय जेलों में व्यापक सुधार, ये रिट पिटीशन में जेलों का चित्रण किया गया और एक जो लो जिसको कहते हैं मित्र कहते हैं, कानून मित्र, उसने इस बहस को आगे बढ़ाया, 45 दिशा निर्देश जारी किए। और उसके बाद दिसंबर 2022 और 28 फरवरी 2023 ये 2 फैसले आए सभापति महोदय। ये मजबूरी में लाया गया कानून है। और मैं निवेदन करना चाहूंगा, ये जो आपको 45 जो दिशा निर्देश इस रिट पिटीशन में हाई कोर्ट ने दिए थे, सभापति महोदय अगर मैं देखूं तो उनकी बुनियाद पर खड़ा है। मैंने इनके सारे प्रोविजन को पढ़ा। मैंने सभापति महोदय हाई कोर्ट की रिट पिटीशन के उन 45 निर्देशों को पढ़ा और मैं कह सकता हूं मौजूदा रूप में जो कानून अभी विधेयक के रूप में राजस्थान में आएगा, उसकी बुनियाद के अंदर राजस्थान हाई कोर्ट के वो निर्णय है। सरकार का ना मत है, ना नीति है, ना नियत है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आज हालात क्या है। सभापति महोदय, सरकार का समय, कोई भी सरकार आएगी समय निश्चित है उसका। आज राजस्थान में मैं जिम्मेवारी से कहता हूं सभापति महोदय, ये दर्शक, ये ऑफिसर गैलरी में बैठे अधिकारी भी सुन रहे हैं, ये जेल सभापति महोदय ये गैंगस्टरों की ऐशगाह बन गई। आज इन गैंगस्टर इस जेल से व्हाट्सएप चलाते हैं, मोबाइल चलाते हैं, अपने गुर्गों से अपराध कारित करवाते हैं। मैं नहीं कह रहा, ये राज्य के मुख्यमंत्री जी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, कई बार वो सही बात कर जाते हैं। उन्होंने दिसंबर 2022 में एक ही बार समीक्षा की जेलों की, और उसमें उनके ऑब्जर्वेशन है कि जेल कुख्यात अपराधियों का अड्डा बन गई। मोबाइल, अवैध सामग्री, मादक पदार्थ वो सारे जेलों में मिल रहे हैं। गैंगस्टर को घर से बेहतर सुविधा इस्तेमाल कर सकता है, इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। सभापति महोदय, राजस्थान पत्रिका एक ऐसा समाचार पत्र जिसके बारे में हम उसकी खबरों पर विश्वसनीयता का सवाल खड़ा नहीं कर सकते। 28 फरवरी मंत्री महोदय, राजस्थान पत्रिका का मुख्य पृष्ठ, लॉरेंस बिश्नोई को कौन नहीं जानता, 2.5 दर्जन हत्या का अपराधी है वो। और वो लॉरेंस बिश्नोई बंद थे अजमेर की हाई सिक्योरिटी जेल में और बात कर रहे थे विक्रम उर्फ लादेन से भरतपुर जेल में। दोनों की फोटो प्रकाशित हुई, दोनों जो चैट कर रहे थे वो प्रकाशित हुए। ये जेल है, आप वाहवाही ले रहे हो, आप कह रहे हो मेरी प्रशंसा करो। सभापति महोदय, ये समय का चक्कर रुका नहीं है।
ये समय का चक्र कुछ इतिहास के उस पर ऐसी लकीर खींच जाता है जो आगे जाना जाएगा। मैं आरोप लगा रहा हूं राजस्थान के अंदर इस जेल प्रबंधन ने, जेल के बड़े अधिकारियों ने राजस्थान की जेल को अपराधियों की ऐसी ऐसा बनाई, वहां गैंगस्टर आपस में बात भी करते हैं सभापति महोदय, और जो धमकियां मिलने का काम है ना रंगदारियां का, यह भी वहीं होता है। सभापति महोदय, एक हत्या राजस्थान हिंदुस्तान में बड़ी चर्चित रही। पंजाब के नेता थे गुरलाल सिंह, वो गुरलाल सिंह जी की हत्या हुई बराड़ की, और ये जो लॉरेंस बिश्नोई है ये फेसबुक में लिखता है कि हत्या मैंने कराई, मेरे गुर्गों ने कराई, अब खूनी जंग आगे देखो। क्या कारण है, क्या बात है? आप इसमें एक्ट में प्रोविजन लेकर आए, पर 1894 के एक्ट में भी प्रोविजन था, जेल के अंदर निषेध सामग्री नहीं जा सकती। और मैं निवेदन करूं मंत्री महोदय, आपने ऑपरेशन फ्लैश चलाया था, और उस ऑपरेशन फ्लैश में फरवरी 2022 में चलाया। मेरा सवाल है मंत्री जी, मैंने अखबारों में पढ़ा, उसमें कितने मोबाइल मिले, उसमें कितने अफीम हीरोइन और अफीम की सामग्री मिली, कितने सिम मिले? आपने एक अधिकारी को, एक कर्मचारी को, एक अधीक्षक को दंडित किया, तो बताओ ये गठजोड़ क्यों? इस गठजोड़ को स्वीकार करो, आप और हम सब मिलकर व्यवस्थाओं को सुधारेंगे। इसलिए मैं समझता हूं कुछ बातें साफ साफ कह देनी चाहिए कि किस कारण से ऑपरेशन फ्लैश चला, और किस कारण से उसमें जो मोबाइल पकड़े गए, किस कारण से उनमें कार्रवाई नहीं होती है, और किस कारण से वो सारी सामग्री जब्त करने के बाद में सारी बात की तीसरी हो जाती है। अभी मुझसे पहले रतनगढ़ के से आने वाले मान्य सदस्य ने जेल में उसकी बात कही, जैमर की। सभापति महोदय, ये बात सही है। 2010-11 के अंदर जयपुर, जोधपुर, अजमेर, उदयपुर, भरतपुर में जेल में जैमर लगाए गए, मोबाइल काम नहीं करे, पर ये 2G स्पेक्ट्रम के लगाए। जेल में जैमर लगते तो इससे पहले 3G स्पेक्ट्रम आ गया, और उसके बाद 4G, 5G, और अभी माननीय सदस्य आदर्श नगर वाले कह रहे थे, सही कह रहे थे, ये जयपुर की सेंट्रल जेल राजधानी के हार्ट में है, आसपास घनी आबादी है, एक नहीं कोई ऐसी मोबाइल कंपनी नहीं जिसके टावर आसपास में नहीं लगे। जैमर कैसे काम करेगा? सभापति महोदय, इसमें निश्चित तौर पर देखना चाहिए, और मैं समझता हूं कि कुछ बातें, जिन बातों पर हमें यथार्थ के साथ आंख मिलानी पड़ेगी। सभापति महोदय, जितनी राजस्थान में जेलें हैं, अधिकांश राजशाही के समय की है, और उस समय के बाद आबादी के विस्तार ने उन जेलों को शहरों के बीच में ला दिया। आज वो जमीन बेशकीमती हो गई। इसी सदन में कई बार हम सब लोगों ने कहा, जेलों के अंदर ह्यूमन राइट कमीशन की बात करते हो आप, इस एक्ट की बात करते हो, आप सुविधा दिलाएं। कैदी किस हालात में उसने अपराध किया होगा, पर वो सुधार गृह का नाम लेते हैं तो उसको कम से कम जीवन जीने की सुविधा मिले, उसको स्वच्छ पानी मिले, स्वच्छ हवा मिले। इसके लिए इन जेलों में संभव नहीं सभापति महोदय, इसके लिए निश्चित तौर पर बात करनी चाहिए। मंत्री महोदय, मैं आपका ध्यान प्रिजन एक्ट 2023 के सेक्शन 2A की तरफ दिलाना चाहता हूं। यह सेक्शन 2A, जिसमें आपने सिविल बंदी को तो परिभाषित कर दिया, पर इसमें पहले मैं आपका ध्यान कारागार अधिनियम 1894 के सेक्शन 3(2) की ओर दिलाना चाहता हूं। उसमें दोनों को परिभाषित किया था, इसमें एक को परिभाषित कर रखा है। मैं चाहूंगा कि इसमें आप या तो आई मे बी रॉन्ग, आई वांटेड टू बी रॉन्ग, तो इसके बारे में, क्योंकि अपराध की ग्रेविटी अलग अलग है, सिविल प्रिजनर और क्रिमिनल प्रिजनर को दोनों को एक साथ जोड़ के नहीं देख सकते। सभापति महोदय, ये जो जलदाई मंत्री जी है, मैं सभापति महोदय, ये मेरी तरफ इशारा करके मुझे ये कहते हैं, क्या मैं बोलूं नहीं? यानी आप समझते हो मेरी जबान को बंद कर दोगे आप? ये आपको इशारा कर रहे हैं कि और माननीय राठौड़ साहब, आप TDS हो, TDH हो आप। सभापति महोदय, वो नहीं बताया जाएगा। राज को राज रहने दो, जरा महफिल में रख। TDS का मतलब वो अलग समझते हैं, मैं अलग समझता हूं। प्लीज कंटिन्यू। सभापति महोदय, ये जो
2A के अंदर आप क्रिमिनल प्रिजनर की परिभाषा क्यों नहीं लेकर आए, इसको जरा देखें। और इस पूरे प्रोग्रेसिव लॉ का अगर सबसे ज्यादा जो सेक्शन है, सेक्शन 3, इसमें आपने पूरी व्यापक व्याख्या की। एक बंदियों की सुलभ व्यवस्था हो, स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, ह्यूमन राइट पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़े, सारी पर्याप्त अलग अलग उसको बैरक में अलग अलग पर्याप्त स्थान हो, दिनचर्या का अच्छी तरह कर सके। आज हालात क्या है? मैंने पहले कहा, निश्चित तौर पर जब कानून बदलता है 129 साल बाद बदलता है, दुनिया बदल गई, तो आप भी इस कानून को बदलने में जिस प्रकार की जेल की व्यवस्था, जेल के भवन, बैरक और जो आप आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता, उसका बजट का प्रोविजन तो लेके आते, हम आपका स्वागत करते। आज राजस्थान में 146 जेलें हैं सभापति महोदय, और 22,000 की क्षमता है। ये मैं नहीं कह रहा, ये उच्च न्यायालय ने एक निर्णय में कहा, मंत्री जी वो निर्णय आपके पास नहीं है तो मैं भेजूंगा आपके पास। राजस्थान में जेलों की क्षमता से 60% ज्यादा कैदी। सही कहा था सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने, कैदी अगर हमारी कुल क्षमता 22,000 है, 34,000 से 40,000 तक कैदी राजस्थान की जेलों में रहते हैं। हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन आ गया, पर हम नहीं सुधरेंगे, हम क्यों करेंगे काम? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता था, आज सेक्शन 3 की अगर पालना करनी है मंत्री महोदय, तो ये राजशाही के समय पर बनी जेलें, इन जेलों को जो जर्जर हो गई, भवन छोटे पड़ गए, जहां ड्रेनेज की व्यवस्था नहीं, सीवरेज की व्यवस्था नहीं, जहां खाने बनाने की जगह नहीं, जहां हाइजीन का वातावरण नहीं, उनकी व्यवस्था करनी चाहिए। और उनकी व्यवस्था के लिए मुख्यमंत्री जी को कहो, मुख्यमंत्री जी कुछ भी घोषणा कर सकते हैं। पहली बार देखा सभापति महोदय, ऊपर से उस दिन बरसात से ओले टपक रहे थे, थोड़ी देर में जिले टपक गए, तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए ये तो करवा दो आप। और मैं निवेदन करूं, ये राज्य के 12 बड़े शहर, ये जो जयपुर, कोटा, अजमेर, जोधपुर, उदयपुर, गंगानगर, अलवर, नागौर, राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा, चित्तौड़, सवाईमाधोपुर, कर्णपुर, ये सारी आबादी में आ गई, सारी जेलें ये। और जेलों के अंदर आपत्तिजनक वस्तुओं को पहुंचाने में आबादी जिसमें हाई राइज बिल्डिंग आ गई, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं। और एक ये सेक्शन 5, इसमें आपने व्यवस्था की है नए एक्ट में, सिविल कैदी होगा, क्रिमिनल कैदी होगा, अंडर ट्रायल होगा, सजायाफ्ता होगा, हार्डकोर होगा, नशे का आदी होगा, इनको अलग अलग रखेंगे। आज हालत क्या है इस जेल का? मुझे कहने में संकोच नहीं, मेरा तो अनुभव भी है, मेरे मुंह से ये जलदाय मंत्री यही कलवाना चाहते थे। पर मैं कहता हूं, अंडर ट्रायल का जितना शोषण जेल में हो रहा है सभापति महोदय, जेल में अंडर ट्रायल्स को जब तक अपना हफ्ता नहीं पहुंचाता, इन कुख्यात बंदियों के माध्यम से जेल के स्टूडेंट के पास पैसा नहीं जाता, जेल के स्टूडेंट के माध्यम से पूरे राजस्थान में पैसा इकट्ठा करके ऊपर नहीं जाता, तब तक अंडर ट्रायल जिंदा नहीं रह सकता, अंडर ट्रायल आराम से सो नहीं सकता। इसलिए मैं समझता हूं, आप अपना अनुभव बता रहे हो, मेरे ऊपर लाद के। मैंने तो आपसे कुछ भी नहीं पूछा माननीय राठौड़ साहब, आप खुद ही बता रहे हो, और आप ये कह रहे हो कि जिंदा ही नहीं रह सकता, तो प्रभु आगे की बात ही बता दो। तो सभापति महोदय, मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि इस जेल के मैनुअल के अनुसार जेल का इंस्पेक्शन होना बंद हो गया। जेल में जेल का सुपरिटेंडेंट जेल से अपने घर में चला जाता है, वहां राजी कैदियों को ज्यादा कुख्यात कैदी ही जेल का एडमिनिस्ट्रेशन चलाते हैं। और ये जो सेक्शन 23 के बारे में, खुली जेल के बारे में, मुझसे पहले सांगानेर से आने वाले मान्य सदस्य ने कही, हमारे यहाँ 23 जेलें हैं सभापति महोदय, और निश्चित तौर पर खुली जेल के अंदर कैदी परिवार के साथ रह सकता है, अपना कुछ काम धंधा भी कर सकता है, और उसके साथ ही सुबह शाम की हाजिरी उसको देनी पड़ती है। पर मंत्री महोदय, ये उच्च न्यायालय के 2016 के फैसले में ये सीकर, हनुमानगढ़, गंगानगर सहित 5 खुली जेलों को और सर्जित करना था। आप इसमें तो प्रोविजन ले आए बहुत लंबा चौड़ा, पर हाईकोर्ट का फैसला उसको तो इम्प्लीमेंट कर देते, उसमें तो कोई बाधा नहीं थी, क्योंकि आपके पास बजट नहीं था।
और इसमें सेक्शन 17 में आप लेकर आए हैं कि जेल में बंदी की मृत्यु हो जाए तो 24 घंटे में उसकी सूचना जेल अधीक्षक राज्य सरकार को देगा, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को देगा, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को देगा, डीजी को देगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को देगा, संबंधित थाने के माध्यम से प्रिजन को देगा। बहुत अच्छी बात। ये मृत्यु के कारण अगर डेथ हो जाए दूसरी बात है, पर संदिग्ध अवस्था में असमय मृत्यु हो, इसमें पोस्टमार्टम में मैंने उस एक्ट के उस प्रोविजन को पढ़ा, उसमें पोस्टमार्टम का कहीं प्रोविजन नहीं लिख रखा था, हो सकता है मेरी आंखों से निकल गया हो, इसलिए मैं चाहूँगा कि इसमें पोस्टमार्टम का भी आप देखें। और ये जो सेक्शन 36 इसमें जो प्रस्तावित किया है, आपने कहा कि जेल में जेल अधिकारी, जेल कर्मी कारागार निषेध सामग्री, मोबाइल, सिम, मादक पदार्थ लाता है, किसी कैदी को उपलब्ध कराता हो तो 3 साल की सजा। ये प्रावधान नया नहीं है। इसी तरह का प्रावधान जेल मैनुअल 1894 के सेक्शन 42 में था। इसी तरह के प्रावधान जेल एक्ट 1960 में था। आप मुझे बता दें मंत्री महोदय, अखबारों में तस्वीर छप जाती है, गैंगस्टर आपस में बातचीत करते हैं, चैट आता है, चैट छप जाता है। ये मोबाइल, ये चैट का साधन गया कैसे? ये ऊपर से नहीं आता, बंदी तारीख पर जाता है, वापिस आमद कराता है, आप उसके बॉडी स्कैनर से उसका पूरा उसकी तलाशी लेते हैं। जेल के अंदर कोई सामग्री जाती है, आप पूरी तलाशी लेते हैं। कौन है इसका सोर्स कौन है? कुछ बुनियादी बातों पर बुनियादी सोच के साथ अपने को इस बात को आगे बढ़ाना चाहिए। और ये जो सेक्शन 44 में आपने बंदियों को अधिकार देंगे, बंदी को अधिकार के बारे में बात की सभापति महोदय, मानवीय गरिमा का अधिकार, न्यूनतम मूल्य आवश्यकताओं का अधिकार, संसूचना, परिवार से संपर्क का अधिकार, कानूनी सहायता का अधिकार, जेल में कार्य योजना रोजगार का अधिकार, समय पर न्याय का अधिकार मिल रहा है। आज मिल रहा है। आज सभापति महोदय बिल्कुल शाश्वत सत्य है, कई ऐसे कैदी सजा से जो उनको सेंटेंस हो सकता है उससे ज़्यादा सजा भुगत लेते हैं, पर रिहाई नहीं मिलती। और सभापति महोदय इसमें खेल ही दूसरा है। अगर कोई सरमाएदार आदमी जेल में आ गया और अगर उसकी जमानत हो गई तो जेल में उसके जमानत मुचलके की तस्दीक के लिए तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक सुप्रीटेंडेंट साहब के टेबल पर कोई चीज़ नहीं पहुंच जाए। ये कहानी एक जेल की नहीं है, घर घर की जेल की कहानी है। ये जेलों के अंदर जिस प्रकार की कार्रवाई चल रही है, और मैं निवेदन करना चाहूँगा मंत्री महोदय, ये 27 जनवरी 2016 में एक उच्च न्यायालय ने ऑर्डर किया था आपको, जेल के अंदर सभापति महोदय खाना बनाने की जगह इतनी अनहाइजीनिक है, अंडर ट्रायल से रोटियां बनवाते हैं, एक अंडर ट्रायल एक दिन में 1200-1300 रोटियां बनाते हैं। ये सुमोटो कोग्निजेंस में हाई कोर्ट ने 27 जनवरी 2016 को कहा था कि अक्षय पात्रा से आप MOU कर लें, नहीं किया इन्होंने। और अभी आप इंदिरा रसोई की बड़ी बात करते हैं। इंदिरा रसोई के नाम पर बड़ी बड़े संख्यात्मक खानापूर्ति होती रहती है। भाई और कोई नहीं तो इस इंदिरा रसोई को जोड़ दो ना इस जेलों से, 8 रुपए में आप इनको भोजन देते हैं, तो कम से कम इंदिरा जी के नाम पर जो रसोई आप चला रहे हो तथाकथित, इसके साथ अगर हमारे केंद्रीय कारागार जुड़ जाएंगे तो जेल में बंद कैदियों को, क्योंकि ये दावा करते हैं ना वो तो बड़ा स्वादिष्ट भोजन है, तो उसको स्वादिष्ट भोजन देने के लिए निश्चित तौर पर आपको बात करनी चाहिए। और मैं एक बात कहकर लंबी बात नहीं कहूँगा, मैंने रिहाई के बारे में आपको कह दिया, और निश्चित तौर पर यह स्किल डेवलपमेंट की और उन सब की बातें चली। सभापति महोदय, मैं खुद मेरे निर्वाचन क्षेत्र की जेल में गया था, 15 अगस्त को मेरे को उन्होंने बुलाया, और मैं खुद मेरे विधायक कोटे से मैंने पहले 10 लाख दिए, 10 लाख और दिए, मैं उस लाइब्रेरी का उद्घाटन करने भी गया। मैं समझता हूं कि इस जेल का परिदृश्य को अगर सुधार गृह में बदलना है तो हमें कुछ बुनियादी बातें ठीक करनी पड़ेगी। और सभापति महोदय, मैं एक बात और निवेदन करना चाहूँगा कि ये जो सेक्शन 44D है, इसमें मंत्री महोदय बंदियों को भौतिक रूप के साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से कोर्ट में उपस्थित रहने का प्रावधान है। और अध्यक्ष सभापति महोदय, राजस्थान के अंदर एक बार नहीं, राजस्थान के हाई कोर्ट ने 27/1/2016, 4/11/2022, 20/12/2022 इन सब में कहा कि भाई आप जितने कैदी बंद हैं
मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं, 65% कैदी उनको अदालत में जिस दिन पेश किया जाता है, अदालत में या तो गार्ड की कमी है, प्रहरियों की कमी है, अदालत में समय पर पेश नहीं हो सकते, और 35 से 40% पद जेल में प्रहरियों के खाली पड़े हैं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का में पहला राजस्थान का हाईकोर्ट होगा जिसने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए रूल्स बना रखे हैं, सुमोटो रूल्स बनाए हैं, ये सुविधा दे रखी है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा नहीं ली तो कल ही मंत्री महोदय राजस्थान की खंडपीठ में मुख्य न्यायाधीश एजी मसीहा और समीर जैन ने ये भरतपुर के मामले में इनको नोटिस दिया है और ये कहा है कि जब उस कैदी कुलदीप जगीना ने कहा मेरी हत्या हो सकती है, वीडियो कॉन्फ्रेंस से मुझे आप मेरी पेशी कराओ, तो ये स्पेशल पीपी कौन है भला? ये जैन साहब कौन है जिन्होंने एक तहरीर भेज दी और उस कुलदीप को षड्यंत्र पूर्वक, क्योंकि तहरीर के बाद भौतिक रूप से जो ही वो गया, गोली चलती है, वो मारा जाता है। अगर ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो तो मैं समझता हूं कि कई मामले ये आप जो देख रहे हैं, और मैं निवेदन करना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय, ये जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा है इसको निश्चित तौर पर स्ट्रेंथन करना चाहिए। और जेल के अंदर मान्य उच्च, अगर ये सारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती तो जेल के अंदर अजय जेतपुरा पेशी में जाता हुआ नहीं मारा जाता, चूरू राजगढ़ में, वहां संदीप बेदी नागौर में कोर्ट में नहीं मारा जाता पेशी में ले जाते हुए, ये कुलदीप जगीना नहीं मारा जाता। और सभापति महोदय, अब इन हार्डकोर अपराधियों का चित्रण सुनो साहब। मैं एक कार्यक्रम में चूरू की कलेक्ट्रेट में था, मैं उस गैंगस्टर का नाम नहीं बताऊंगा, पर अचानक गाड़ियों पर गाड़ियां आती है और कोई 10-20 गाड़ियों के बीच में एक गैंगस्टर पेशी के लिए उतरता है। रेबन का चश्मा है, नाइक के जूते हैं, सफ़ेद जग उसके पास, उसका ऊपर शर्ट है, सफ़ेद जग पैंट है, और उसके बाद वो कहते कौन आया कौन आया, तो फिर वो उधर नौजवान चारों तरफ खड़े होते हैं तो फ्लाइंग किस करता है, हाथ हिलाता है। ये इनका महिमा मंडन इन गैंगस्टर का बंद तभी होगा जब कम से कम हार्डकोर अपराधियों को आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसको करेंगे, तभी ये होगा। इसलिए मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। मैंने कुछ बातें आपको कही है और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो बातें माननीय उच्च न्यायालय ने अपने अलग अलग निर्णयों में कही, आप वास्तविक रूप से उनको लागू करोगे। और जेल के अंदर जो अपराधियों का ऐसगा बन गई राजस्थान के अंदर, राजस्थान के कानून व्यवस्था को खराब करने में अगर सबसे बड़ा योगदान है तो राजस्थान की जेलों का है, और इन जेल की व्यवस्था को खराब करने के लिए सबसे बड़ा योगदान है तो आपके सुपरविजन की कमी के कारण है, और इसके बाद भी सबसे बड़ा योगदान है तो उन लोगों को लगाते हैं जो कहते हैं पनिशमेंट पोस्टिंग है। और अंत में मैं यही कहूँगा कि जेल के प्रहरी भी इंसान है। जेल के प्रहरी आपके सामने भूखे रहकर मैस का बहिष्कार करके कितनी बार गुहार लगा चुके हैं। कम से कम उनकी मांगे क्या है क्या नहीं है, कम से कम वार्ता तो करते। और ये जेल, राजनीति में रहने वाले व्यक्तियों का संबंध किस वक्त हो जाए भगवान मालिक है, इसलिए इन जेलों को, इसीलिए कृष्ण जन्मभूमि कहा गया इनको। ये जेल नहीं है, भगवान कृष्ण ने जन्म लिया था कंस के उस राजवंश को खत्म करने के लिए। इसलिए आप याद कर लो, आपातकाल के अंदर भी जेल से बयान निकली थी। और आज मैं कह रहा हूं, ये जो नखहीन दंतहीन कानून लाकर हमारा समय जाया करते हैं आप इसको नोटिफाइड करेंगे, रूल्स बनाएंगे, आपके पास बजट का प्रावधान नहीं। इसलिए मंत्री महोदय, आप भले आदमी हो पर कुछ बातें अपने माथे पर लेकर मत जाओ। और मेरे मित्र आ गए, सभापति महोदय मैं मेरी बात खत्म कर रहा हूं। मेरे को बड़ी पीड़ा है, मैं संयम लोढ़ा की पीड़ा से पीड़ा मिलाता हूं। अब ये मुख्यमंत्री जी के सलाहकार एक सलाह नहीं ली, अब और तो और केंद्रीय कारागार सिरोही की उस कमेटी के मेंबर उसमें नहीं लेते। और ये इसमें ना, मैं नायक नहीं, मैं खलनायक हूं। मैं अब खलनायक बनोगे, टिकटों का मामला आएगा ना, तो टिकट भी आपको पिछली बार की तरह नहीं मिलेगी। पर मैं चाहता हूं आप जैसे आदमी आए, पर आपके साथ ये पार्टी जिस तरह बर्ताव कर रही है और आप भी ठीक होकर इस पार्टी की जिस तरह पैरवाई करते हो, यह भी इतिहास में लिखा जाएगा। मुझे को आपसे सहानुभूति है। मेरी बात सुनी, धन्यवाद।